नमस्कार। लेवल अप आईएएस के सक्सेस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अंशुमन, जिन्होंने यूपी पीएससी 2019 में 18वीं रैंक हासिल की और इसी रैंक पे उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। आज वो बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा करेंगे। वे बताएंगे कि यूपी पीएससी की तैयारी कैसे करें, यूपी पीएससी एंड यूपीएससी दोनों की तैयारी साथ में कैसे करें, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जहां बच्चे परेशान रहते हैं उनका वो आंसर करेंगे। सो वेलकम अंशुमन। थैंक यू सो मच सर। आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। सर मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और मेरी ग्रेजुएशन की शिक्षा एचबीटीआई कानपुर से हुई केमिकल इंजीनियरिंग में 2013 में। उसके बाद कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट आदित्य बिरला ग्रुप के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में हो गया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 साल तक काम किया और थोड़ा बहुत वहाँ से प्रिपरेशन की शुरुआत हुई। लेकिन हाँ, उसे आप फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन नहीं मान सकते। उसके बाद मैंने जब ये सोचा कि हाँ, फाइनली यही करना है, तो जनवरी 2016 में मैं वहाँ से रेज़िग्नेशन देके दिल्ली आया। तो ये तकरीबन 4 साल का ये फ़ेज़ है जिसमें कई स्टेजेस देखे, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। वहाँ पे मैंने 2017 में इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद लास्ट में 2018 में यूपीपीएससी का इंटरव्यू दिया और फाइनली अभी 2019 यूपीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। आ, बहुत सारे बच्चों के मन में, खासकर जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो जॉब छोड़ें और क्या वो प्रिपरेशन की ओर मूव करें। ये बड़ा डिलेमा होता है। जैसा आपने बताया कि आपने हिंडाल्को में थे, आदित्य बिरला ग्रुप है, वहाँ काफ़ी आप अच्छे पैकेज पे थे, फिर भी आपने वो जॉब छोड़ा और पब्लिक सर्विस की ओर आपने पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम के लिए आपने प्रिपरेशन की। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था, या ऐसा आप क्या सोच रहे थे कि आपने एक अच्छे पैकेज को छोड़ा और इस एग्ज़ाम की ओर स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन? सर देखिए, जैसे सिविल सर्विसेज़ में जाना, ये थोड़ा-सा इन्फॉर्म्ड डिसीज़न होना चाहिए कि पहले तो जिस इंडिविजुअल को प्रिपरेशन करनी है, उसको थॉट ऑफ क्लैरिटी होना चाहिए कि हाँ, मेरा पर्पस क्या है सिविल सर्विसेज़ में जाने का और जॉब करके प्रिपरेशन करनी चाहिए या कॉलेज से सीधे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये बहुत सेलेक्टिव डिसीज़न है। जैसे अगर किसी के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो फिर जॉब करने का कोई पर्पज़ नहीं। लेकिन ये है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और आप श्योर नहीं हो कि हाँ, अभी तुरंत से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो जॉब कर लेना बेहतर होता है क्योंकि आपके पास तब एक एक्सपीरियंस होता है कि हाँ, इस तरीके की जॉब आप नहीं प्रेफ़र करना चाहते। क्योंकि नौकरी तो सारी अच्छी होती हैं, बस आपका वहाँ मन लगना चाहिए। तो अपनी पर्सनैलिटी को समझना कि आप किस नेचर के हैं और कहाँ पे आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपका पोटेंशियल जहाँ पे फुली यूटिलाइज़ हो, वही फ़ील्ड आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो अगर किसी को 1 साल बाद लगता है कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए, तो वो भी ठीक है। किसी को 2 साल बाद लगता है, तो वो भी बेहतर है। जब वो रियलाइज़ कर ले कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ और ये फ़ील्ड मेरे लिए बेहतर है, तब वो सही है। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि किन पैरामीटर्स को सोचते हुए बच्चों को ये डिसीजंस लेने चाहिए। जी, सर। आपने क्या सोचा था जब आप सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की ओर मूव कर रहे थे? सर देखिए, जैसे जब तक ग्रेजुएशन था, तो इंजीनियरिंग तो ऐसे की थी कि सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसके बाद जैसे-जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज़ के बारे में, तो मुझे ये लगा कि मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, मैं ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया या मेरा ऑप्शनल काफ़ी टाइम तक मेरा हिंदी लिटरेचर रहा। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को पढ़ के मेरी समझ, मेरी पर्सनैलिटी ज़्यादा ग्रूम कर सकती है और इससे मैं सोसाइटी को और अपने लिए भी ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। तो लेकिन ये है कि उस टाइम पे थोड़ा-सा ये था कि जॉब कर लेना क्योंकि 4 साल मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है, तो एटलीस्ट मैं देखना चाहता था कि हाँ, कैसी जॉब होती है। मतलब एक दिमाग में रहता है कि पता नहीं कैसी जॉब थी, मैंने की ही नहीं और छोड़ दी। फिर मैंने वहाँ पे जब 2.5 साल नौकरी की तो लगा कि हाँ, ये जॉब मुझे उतनी डाइवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है
और जो एक डिसीज़न लेने की कैपेबिलिटीज़ होती हैं सोशल इश्यूज़ में कि आप बेहतर कुछ कर सकते हो, तो वो अपॉर्च्युनिटी वहाँ नहीं थी। तो इसलिए मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी। तो आपने देखा कि आप 2016 में प्रिपरेशन में आए, जी। फिर आपने 2017 में इंटरव्यू भी दिया, जी सर, यूपीएससी। यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। हुँ, आप 4 साल कंटिन्यूअस अभी 2020 तक इसी प्रिपरेशन में हुँ। रहे और 2019 में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और उसका रिज़ल्ट आपने 18वीं रैंक हासिल करके किया। जी। इस पूरे प्रिपरेशन में आई एम श्योर फ्रस्ट्रेशन भी आया होगा, टेंशन भी आया होगा, बहुत एंग्ज़ायटी भी आई होगी, लेकिन आप अडिग रहे। मैं समझना चाहता हूँ कि ये इसके पीछे मोटिवेशन क्या था? या आपने कैसे इन सारी नेगेटिव थॉट्स को मैनेज किया? सर देखिए, जब कोई प्रिपरेशन करता है या प्रिपरेशन ही नहीं, जैसे हमारे मिडिल क्लास में कोई भी किसी का ड्रीम होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। बट ये है कि फैमिली ने काफ़ी हेल्प किया, दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए और मैं इस मामले में काफ़ी खुदकिस्मत हूँ कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। तो जैसे शिवा, पीयूष मेरे दोस्त हैं, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। और ये है कि मैंने तो सारे स्टेजेस देखे हैं और मेरा जो साइकिल वो अपसाइड डाउन है कि 17 में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ, फिर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो सारे स्टेजेस देखे हुए हैं मैंने। तो ये है कि अपने आप पे डाउट नहीं करना चाहिए। ये है कि काफ़ी लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ पे जैसे हम लोग हैं तो फ्रेंड्स के बीच में एक बात काफ़ी पॉपुलर होती है कि यूपीएससी या यूपीपीएससी में सिलेक्शन तभी होता है जब मेहनत और किस्मत दोनों साथ में आते हैं। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है, कभी न कभी तो स्ट्राइक होगा ही। अ, तो जैसा आपने कहा कि जब दोनों साथ आएगी और कंटिन्यूअस मेहनत करेंगे, तो एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसी क्रम में एक और बच्चों का बड़ा क्वेश्चन होता है जी। कि सर, क्या मैं अपनी प्रिपरेशन जॉब के साथ कर सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एक साथ हो या मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए या क्या करना चाहिए? बड़ा एक डिलेमा होता है। मैं सिंस आपने जॉब के साथ भी प्रिपरेशन की है और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया है, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपका इस पे क्या विचार है? सर देखिए, ये बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जॉब के साथ केवल सेलेक्ट ही नहीं होते, बहुत अच्छी रैंक से भी सेलेक्ट होते हैं और काफ़ी आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जॉब छोड़ा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें ये है कि ये उस इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा कि उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है? क्या उसको प्रॉपर टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए कि नहीं? अगर आप जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन से सैटिस्फाइड हैं, तो इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं कि आपको जॉब भी ना छोड़नी पड़े और आप प्रिपेयर भी कर पाएँ। लेकिन जैसे मोस्ट ऑफ द जॉब्स में ये अपॉर्च्युनिटी होती नहीं है, क्योंकि अब जैसे आप देखेंगे तो मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं वहाँ से हिंडाल्को से जॉब छोड़ने के बाद केएसजी इंडिया में एज़ अ रिव्यूअर 4 साल लगातार काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो काम मेरी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। वहाँ हम लोग मेंस के क्वेश्चंस बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं और कॉपीज़ इवैल्यूएट करते हैं, तो वो प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करता है। नौकरी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन को डाउन करे। तो अगर वो आपको हेल्प कर पा रही है, आपको प्रॉपर टाइम मिल पा रहा है, तो जॉब के साथ करनी चाहिए। तो ये है कि किसी भी एस्पिरेंट को अपने हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। जी। अ, आपने जितनी बातें बताई उनका कहने का यही मतलब था कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो अपने-अपने अनुसार डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन उनको एग्ज़ैक्टली। डिसीजंस लेने चाहिए। जैसा आपने बताया कि यूपीएससी एंड यूपीपीएससी जी। दोनों में आपने एग्ज़ाम दिया था और दोनों में आपने तैयारी की। जी। मैं समझना चाहता हूँ कि दोनों एग्ज़ाम में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, जी। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएँ। सर जैसे अगर आप 2018 के बाद का सिनेरियो देखेंगे, तो 2018 में यूपीपीएससी का सिलेबस चेंज किया। अभी अगर आप देखेंगे तो वो सिलेबस एग्ज़ैक्टली 90% मैच करता है यूपीएससी के सिलेबस से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो पहले स्टेज पे इसमें भी 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर जीएस का, सेकंड पेपर एप्टीट्यूड का। यूपीएससी में भी एप्टीट्यूड का पेपर क्वालीफाइंग है और यूपीपीएससी में। फिर आप वहाँ पे देखेंगे मेंस में
कि मेंस में भी 4 पेपर्स होते हैं आपके जनरल स्टडीज़ के, 1 ऑप्शनल होता है। तो वही सेम पैटर्न यूपीपीएससी ने भी अडॉप्ट किया है। हाँ, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं कि अगर आप यूपीपीएससी दे रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस यूपी स्पेसिफिक पूछते हैं, जो कि अब प्रीलिम्स में बहुत कम नेग्लिजिबल हैं, मेंस में थोड़े वो ज़्यादा हैं। और यूपीपीएससी में जैसे आपको एक कंपल्सरी हिंदी का पेपर देना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ की भाषा है, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है और 150 मार्क का वो पेपर जुड़ता भी है। तो जैसे डिफरेंसेस काफ़ी कम है, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी के साथ अगर किसी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करी जाती है, तो वो यूपीपीएससी ही है। तो दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं? जी सर, उसमें जैसे आप देखें कि टारगेट यूपीएससी के सिलेबस को करके चलें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ज़्यादा एनालिटिकल है। जैसे उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी एनालिटिकल होते हैं। लेकिन ये है कि जैसे इन दोनों एग्ज़ाम्स में चाहे आप प्रीलिम्स देखेंगे या मेंस देखेंगे, तो कम से कम 20-25 दिन या 1 महीने का गैप होता है। तो अगर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम्स है प्रीलिम्स का, तो उसमें थोड़ा फैक्चुअली आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मेंस का एग्ज़ाम जैसे है यूपीपीएससी का, तो आपको कंपल्सरी हिंदी का पेपर है। अब जैसे उसमें यूपीपीएससी में 3 एसेज़ लिखने होते हैं, यूपीएससी में केवल 2 एसेज़ लिखने होते हैं और यूपी स्पेसिफ़िक जो स्टडी मटेरियल है, वो आप 1 महीने के लिए मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अलग से प्रिपरेशन करनी है, यूपीपीएससी के लिए आप थोड़ा सप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। मतलब कि यूपीएससी का के प्रिपरेशन को बेस बनाते जी, हुए जी। जो पार्ट जो 5 से 10% चीज़ें अलग हैं, अलग से हैं। आप उसको ऐड कर हाँ। लेंगे, तो दोनों प्रिपरेशन हाँ। साथ-साथ चलेंगी जी। और आपके पास 2 अलग-अलग अपॉर्च्युनिटी होगी और जो एक एंग्ज़ायटी का माहौल होता हाँ, है। जैसे अगर आपका जैसे अच्छी पोस्ट मिल गई, जैसे मुझे डिप्टी कलेक्टर मिला, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको बहुत सारी पोस्ट होती हैं, अगर आपको कोई और भी पोस्ट मिल गई, तो एक होता है कि अगर आप 2-3 साल लगातार ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो एक थोड़ा एंग्ज़ायटी का लेवल कम होता है। फिर आपके अगर अटेम्प्ट्स हैं, तो आप यूपीएससी का अच्छे से दे सकते हो एग्ज़ाम, तो उससे थोड़ा फ़र्क आता है। और जैसे अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चन समझने की बात करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप पिछले 5-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ, इसमें थोड़ा फैक्चुअल बेसिस पे ध्यान देना है। अगर यूपीएससी का है, तो उसमें थोड़ा एनालिटिकल होता है। तो इस पूरी तैयारी में लेवल अप आईएएस का क्या योगदान रहा? सर, जैसे इस एग्ज़ाम में हमेशा से करंट अफ़ेयर्स एक चैलेंजिंग पोर्शन रहता है, तो और वो भी जब एग्ज़ाम पास में आता है, तो बड़ा मुश्किल होता है रिवाइज़ करना पूरे साल भर का। तो जो करंट अफ़ेयर्स का मटेरियल था, उसने काफ़ी हेल्प करी और दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के सिलेबस को कोलैबोरेटिव वे में कैसे हैंडल करना है, उसका काफ़ी योगदान रहा। जी। आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे इस दोनों एग्ज़ाम के लिए? स्टूडेंट्स को जैसे मेरी हॉबी है उर्दू पोएट्री पढ़ना, तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो 2, 3, 4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और नहीं उनको सक्सेस मिल रही है, तो ये याद रखें कि अगर उन्होंने एक आइडिया लेकर चले हैं, एक सपना देखा है, तो थोड़ी मुश्किलें तो होगी ही। और एक फैज़ अहमद फैज़ का बहुत मेरा फ़ेवरेट शेर है कि दिल नाउम्मीद ही तो है, नाकाम तो नहीं, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। Thank you, Ansuman, for coming on the Level Up IS platform and sharing your experience with the students. थैंक यू सो मच सर।